Restart. Indian judicial system. Indian judicial system is a system of courts responsible for interpreting and applying the law in the country. India has an integrated judicial system, right? First feature is integrated, means Supreme Court, High Court, District Court. ठीक, at bottom is District Court. उन्होंने appeal कहाँ पे जाएगी? High Court, and then goes towards Supreme Court. And this is what, unitary or federal feature? Integrated judiciary is what, which feature? Unitary feature. And second is independent. Yeah, this is what, कौन सा feature है ये? Federal. Why independent judiciary is the federal feature and integrated is unitary feature? कोई reason? Integrated we say is the unitary feature and independent judiciary is what? A federal feature. हाँ जी, ठीक. और नहीं, but why it is a federal feature? We say integrated judiciary and independent. High, हाँ जी, नहीं, when we say federal feature means क्या? Federal मतलब state power और union की power divided and state are what? Independent in their own jurisdiction. ठीक. अब इसको हम federal feature इसलिए मानते हैं because independent judiciary is important to safeguard the interest of states. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर किसके पास है? सेंटर के पास. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है वो फेडरल फीचर को इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वो केस को स्टडी करेगी, ठीक है ना, और प्रोटेक्ट करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ. दैट इज व्हाई इट इज अ व्हाट? फेडरल फीचर. है इंटीग्रेटेड, सेंटर को पावर है किसकी? अपॉइंटमेंट की, ठीक है ना. और हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की अपील कहां पे जाती है? सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना. ये मेन था. चलिए, a single and integrated judicial system means that the Supreme Court holds absolute power when it comes to judicial services in the country. It follows a pyramidal structure with the Supreme Court at the top, high courts in the next layer and subordinate courts at the bottom, ठीक है ना. इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट आ जाइए. अबाउट हाई कोर्ट. A high court is the apex court in the judicial administration of the state under integrated judicial system established by the Constitution of India. Next is high court is the highest court of appeal in the state, the grantor of fundamental rights, the guardian of Constitution of India and interpreter of Constitution of India. एक आपने सुना होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होती है एक्सक्लूसिव. हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड exclusive jurisdiction? For example, state disputes under article 131 goes to Supreme Court. Fundamental violation of fundamental rights, इसके दो ऑप्शंस होते हैं वैसे तो, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फर्स्ट यू एग्जॉस्ट ऑप्शंस ऑफ द हाई कोर्ट देन कम हियर. बट माना जाता है ओरिजिनल है, यू कैन आल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट. ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा बाद में. कई बार वो एंटरटेन कर लेता है प्ली, कई बार बोलता है कि फर्स्ट गो टू हाई कोर्ट एंड देन वी विल सी. ठीक, नेक्स्ट आ जाइए. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करने हैं फॉर मेंस. सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है आर्टिकल 214. ठीक, आर्टिकल 214 इज व्हाट? आर्टिकल 214 High Court for states. There shall be High Court for states, right? And for Supreme Court, which article? Simple. Article
डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 217, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाँ जी, अपॉइंट कौन करता है जजेस को हाई कोर्ट के? प्रेसिडेंट। सेम गोज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट? इसको करता है प्रेसिडेंट। अभी क्वालिफिकेशन भी करा देंगे। क्वालिफिकेशंस 10 ईयर, 10 ईयर एडवोकेट। हाँ जी, 5 और 10 फॉर अ हाई कोर्ट जज, टू बी एलिजिबल फॉर अ हाई कोर्ट जज उसने प्रैक्टिस की हो 10 ईयर एज एडवोकेट, और 7 है आपका डिस्ट्रिक्ट वाले, 10 ईयर्स एज हाई सॉरी जज लोअर जुडिशरी में, राइट? हो गया। अब इसी से सुप्रीम कोर्ट ना निकाल लेना। सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है जजेस की? अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। 10 ईयर्स एज हाई कोर्ट एडवोकेट, 10 ईयर्स एज हाई कोर्ट एडवोकेट, 5 ईयर्स एज 5 ईयर्स एज हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होगी, बाकी सेम है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। और इसमें डिफरेंस है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट कैन ओनली बी इलेक्टेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, नॉट एज अ हाई कोर्ट जज। एक हमारे पास क्लॉज है कि जज हो सकता है एमिनेंट ज्यूरिस्ट, दैट कैन ओनली बी फॉर सुप्रीम कोर्ट, नॉट फॉर हाई कोर्ट। ठीक, अच्छा। ऐसे ही मैक्सिमम एज हाई कोर्ट जज, there is no minimum age qualification, there is no minimum age for high court or a supreme court judge, and for supreme court judge 65। अच्छा, अगर आपको एज में चेंज लाना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू चेंज द मैक्सिमम एज ऑफ ए जज, फॉर हाई कोर्ट दैट इज 62 एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट दैट इज 65। सपोज यू वांट टू टेक इट टू 70, आपको क्या एक बिल पास होगा, अमेंड होगा, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा? हाँ जी, फॉर चेंजिंग एन एज ऑफ ए जज मैक्सिमम एक स्टैट्यूटरी बिल आएगा सिंपल, एक अमेंडमेंट आएगा, या फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाएगा? हाँ जी, अमेंडमेंट, बिकॉज एज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट में भी मेंशन्ड है एज, तो आपको एज बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे थे, सपोज ये हो गया हाई कोर्ट स्ट्रेंथ। अब हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ। अच्छा, फॉर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है? इन केस ऑफ हाई कोर्ट दैट इज whom? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट, बाय अ सिंपल लॉ, नॉट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ, बिकॉज नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है पार्लियामेंट, एंड फॉर हाई कोर्ट प्रेसिडेंट। ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, कंपोजिशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक इसमें और पॉइंट है, प्रेसिडेंट की पावर भी इसमें है आपके पास। अब इसका प्रेसिडेंट से भी लिंक है। जब प्रेसिडेंट का आपको लिख कोई आएगा व्हाट द पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो आप इसमें लिंक करेंगे कि वो डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। इसमें डिस्क्रिशनरी होता है,
स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना, क्योंकि हल कॉन्स्टिट्यूट वो डिफाइन नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग नहीं कर पाएंगे कि पंजाब के लिए कितनी है, उसके लिए कितनी है, वो डिसाइड कर देगा डिपेंडिंग कि कितनी बैकलॉग है, वो सब उस पर डिसाइड होता है, ठीक है ना। अब इसमें पीछे कैसे कोलिजियम का क्या रोल है वो अभी प्रॉपर उस पर नहीं है, अभी क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ऑफ अ हाई कोर्ट, दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ऑफ हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अगर वर्कलोड ज्यादा हो जाए वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है ना, दैट इज अंडर प्रेसिडेंट पावर। Appointment of judges, same. The Chief Justice and other judges of the High Court are appointed by the President of India, as can be seen in the following sections. चलिए, appointment of Chief Justice. The Chief Justice is appointed by the President after consultation with Governor of the concerned state and Chief Justice of India. ठीक, उसके प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होती है, वारंट तो उसकी सील उसकी होती है, बल्कि फाइनल पावर प्रेसिडेंट की होती है ऑर्डर की, जैसे वारंट एंड सील उसके उसका लगेगा प्रेसिडेंट पर। नेक्स्ट, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इसमें गवर्नर लिख इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है प्रीलिम्स में कि गवर्नर के साथ कंसल्टेशन होती है कि नहीं होती है, सिंपल होती है। Next, in case of common high court for 2 or more states, the governor of all states concerned are consulted, as example of Punjab and Haryana High Court. As per the second judges cases 1993, ये आपको आगे कराता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अच्छा, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया? 25 हाई कोर्ट्स। सब स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट्स नहीं है, हर एक स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट नहीं है, तभी हमारे पास 25 है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, ठीक। हाँ जी, कौन कौन से नहीं है? और एक तो आपका गोवा का हो गया, कौन सा? बॉम्बे वाला, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया आपका, जो गोवा के जुरिस्डिक्शन है अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, डेट ऑल और अंडर असम, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, असम के अंडर आएगा वो। असम भी इसके अंडर आता, असम भी इसके अंडर है, बट थिंग इज कि वो हमने उसकी अलग एक, हम ईटानगर हाई कोर्ट नहीं बोलेंगे कभी भी, वो बेंच होगी गुवाहाटी हाई कोर्ट में उसकी। तो सब कोर्ट्स का अपना अपना है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है इतनी, ठीक है ना, वहां पे अलग से उनकी डिमांड रहती है सब स्टेट्स की। वैसे तो हर एक स्टेट बेंच डिमांड करता है कि वी शैल हैव अ डिफरेंट हाई कोर्ट बेंच, अपनी स्टेट का अलग हाई कोर्ट बेंच हर एक स्टेट डिमांड करती है, बट क्योंकि वर्कलोड के या फिर पॉपुलेशन बड़ी कम है, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, तो वहां पे वो नहीं करते हैं। दैट इज कवर्ड बाय जो बड़ी बेंच होती है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया वो वाला। नेक्स्ट आ जाइए, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस एंड थर्ड जजेस केस। अच्छा, अगर आपने देखा होगा कोलिजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम का कोई भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज दैट अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, उसने इतनी लाइन लिखी है। अब उसका प्रोसेस क्या होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया था। अब उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है थ्रू दीज केसेस, दैट इज फर्स्ट जज केस, सेकंड जजेस एंड थर्ड जजेस, ठीक है ना। इसमें होता था कि हाउ शैल वी अपॉइंट अप सॉरी जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फर्स्ट में क्या बोला था, established that the president's consultation with judiciary on judicial appointment did not require concurrence, meaning the president decision wasn't bound by judiciary's opinion.
इसके पास पूरे का पूरा एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, राइट। पहला आप देख लीजिए, वो आपके पास है ना, पढ़े को है। फर्स्ट जजेस केस में प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, तो बॉक्स देखिए। पहले में था कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, और इसमें क्या है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, राइट, लिखा है ना। अगर आपने इन्फर किया होगा मीनिंग दैट इज नो चेक एंड बैलेंस, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इज नॉट बाउंड बाय द जुडिशरीज ओपिनियन। सेकंड में आइए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया established collegium system. The collegium system was established under what? Second judge's case. ठीक, defining consultation as concurrence and giving primacy to Chief Justice of India's opinion requiring consultation with two senior most judges. अब देखिए, अब यहां पे आएगा थोड़ा सा बैलेंस। ये फर्स्ट जज केस, ये सेकंड, और ये थर्ड। पहले में था एग्जीक्यूटिव के पास पावर, वो थर्ड जज आते आते, थर्ड जजेस केस देखिए, आल्सो नो द री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजी गई थी प्रेसिडेंट के पास, क्लैरिफाइड दैट द टर्म कंसल्टेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स a collective approach involving a collegium of the Chief Justice of India and 4 senior most judges for judicial appointments. यहां पे आपके पास आ गए 5 member collegium system। अब बैलेंस ऑफ पावर किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, टूवर्ड्स जुडिशरी। नाउ द बैलेंस ऑफ पावर टिल्टेड टूवर्ड्स व्हाट, जुडिशरी। अब कोलिजियम के हम चैलेंजेस कर रखे हैं, कोलिजियम के चैलेंजेस जो है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, नेपोटिज्म ज्यादा है, ठीक है ना, वो वाला ये कर लेना, कोलिजियम के सब साथ में चलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस देखिए, बता, इसमें बहुत सिंपल है, दोनों को 10-10 करना है। इन केस ऑफ हाई कोर्ट 10 ईयर एडवोकेट और 10 ईयर जुडिशियल ऑफिस, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में 5 और 10 हो जाएगा, 5 साल आपको हाई कोर्ट जज रहना पड़ेगा, 10 साल आपको एज एडवोकेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल है। दोनों की क्वालिफिकेशन आपके पास, सिटीजन ऑफ इंडिया वो आपको पता ही है सारी, और एक फर्क है एमिनेंट ज्यूरिस्ट वाला। Unlike the case of Supreme Court, the Constitution makes no provision for the appointment of distinguished jurist as a judge of High Court. ये आपने वो हो गया। There is no minimum age for appointment as a judge of a High Court prescribed by the Constitution. चलिए, अब इसमें छोड़िए, नेक्स्ट पे आ जाइए, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं, उसमें कुछ नहीं है। एज मेंशन है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें एक चीज याद रखना, आपने अपनी वाइस प्रेसिडेंट का केस सुना है, जो रेजिग्नेशन हुई है वाइस प्रेसिडेंट की, उसका रीजन क्या था मेन, हेल्थ कंसर्न तो नहीं था, यू ऑल नो डेट, बट एवर द बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या, वो नहीं था एक्चुअली। हुआ क्या था कि ये जो जिसके पास कैश पकड़ा गया था जज के पास, डिसाइड कर लिया गया था सेंटर की तरफ से अब इसको रिमूव करना है, ठीक है ना, और इमेज भी लोगों के सामने रखनी थी कि वी विल नॉट टॉलरेट करप्शन इन जुडिशरी, ठीक। अब हुआ क्या, वाइस प्रेसिडेंट के पास जो ऑपोजिशन मेंबर्स है उन्होंने मोशन अपना साइन करके फॉर द रिमूवल ऑफ दैट जज वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, और वाइस प्रेसिडेंट ने वो बाय साइन बाय द ऑपोजिशन ओनली वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पे सेंटर को लगा कि ऑपोजिशन वालों ने नंबर अपने तरफ, नंबर अपने बना लिए। अब इमेज ऐसी जाएगी कि ऑपोजिशन करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है, सेंटर इसमें पीछे रह गया। तो सेंटर ने क्या किया, उसी टाइम पे लोकसभा में भी मोशन स्पीकर के पास दे दिया कि वी वांट टू रिमूव दैट जज, और इधर से प्रेशर डाल दिया वाइस प्रेसिडेंट के पास कि आप अब रिजाइन कर दो, क्योंकि उन सिलेक्ट पार्टी का मेंबर था तो मानना पड़ा था। उन्होंने बोला कि अब तुम हमारी
किरकिरी हो चुकी है एंड यू विल रिजाइन नाउ, उस केस में जाके उसने रिजाइन किया। इन्वेस्टिगेशन तो बाद में आएगी, वो एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में। अब अच्छा, दोनों के पास मोशन था, हाई कोर्ट और सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके बाद बनाई जानी थी ज्वाइंट कमेटी दोनों की तरफ से। वो कैसे बनाएगी हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन 2 ग्राउंड्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और इसमें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, याद रखना। दैट इज ओनली फॉर प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट किस पे होती है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज आल्सो नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, डिफाइंड नहीं है। इसमें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा जजेस के केस में। देयर आर ओनली 2 टर्म्स, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। The procedure relating to removal of the judge of a high court is regulated by the Judges Inquiry Act 1968, and same is that for judge of a Supreme Court. This also means how to remove a judge is not mentioned in Constitution. सिर्फ रिमूवल बताता है कि प्रेसिडेंट रिमूव करेगा, ठीक है ना। उसका प्रोसेस क्या होगा वो किसमें मेंशन्ड है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अगर स्टेटमेंट आ जाए द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट विल बी रॉन्ग, उसके अंडर नहीं आता है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट है, दैट इज अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट आ जाइए। अब सिंपल देखिए, लोकसभा कितने मेंबर साइन करेंगे? 100। राज्यसभा के कितने? 50 मेंबर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा, द स्पीकर चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। वो वाला मोशन नहीं है, सिंपल मोशन है, मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। इसमें मोशन क्या है? एक कॉलिंग अटेंशन वाला मोशन नहीं है, अपने मोशन वो करना है। मोशन बहुत तरीके का होता है मोशन, उसी मैं तो कभी नहीं पढ़े हो, बट मैनू एक क्वेश्चन जाना कर देना आंसर उत्ते हाँ। एडजर्नमेंट तो हो नहीं सकता, केड़ा से करते मैंने तो पता, मैं तो कभी भी नहीं पढ़ा है, मैंने पता मैं काट दूंगा उत्ते जाके। चलो, इफ द मोशन इज एडमिटेड, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे याद रखना, ये भी डिस्क्रिशन है। इस पे भी बहुत वो हुआ था, इस पे भी श्योर है, इस पे भी क्लैरिटी है नहीं कि स्पीकर के पास ये डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए। इस पे भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी अभी है कि जब 50 मेंबर्स ने साइन करके दे दिया, दैट स्पीकर इज देन बाउंड टू एक्सेप्ट द मोशन। उसके पास कोई रीजन नहीं बचेगा कि वो क्यों ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमने मोशन को रिक्वायरमेंट के थ्रू 50 और 100 पास करके दे दिया, एंड यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। इसमें भी बहुत सारा, जब आपको याद होगा कि वो आई थिंक दीपक मिश्रा का रिमूवल प्रोसेस हुआ था 2008, इसने एक्सेप्ट नहीं किया था। उस पर कपिल सिब्बल ने बोला था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है स्पीकर के पास टू एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने बाउंड है, क्योंकि हमने 50 मेंबर्स के पास मेंबर्स के साइन लेके आपको दे दिया, आपने किस बेसिस पे मना किया उस पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक। चलिए, इफ द मोशन इज एडमिटेड देन द स्पीकर चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट द 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। इसमें जो आपकी पहली लाइन है ना, कौन करेगा? स्पीकर कमेटी बिठाएगा जिसके पास पहले जाता है क्या? मोशन। इफ द मोशन इज एडमिटेड इन राज्यसभा, राज्यसभा फॉर्म करेगा कमेटी। इफ द मोशन इज एडमिटेड इन लोकसभा, तो लोकसभा करेगा। अब यही था आपका, पहले राज्यसभा में एडमिट हो गया था, तो उन्होंने क्या किया भाई, इसको अब रिमूव करना पड़ेगा। उसी टाइम पे लोकसभा में अब दोनों की ज्वाइंट कमेटी बनी थी। अच्छा, वो कमेटी में कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इफ द कमेटी फाइंड्स द जज गिल्टी ऑफ ए चार्जेस एंड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन टेक मोशन फॉर कंसिडरेशन। अगर तो कमेटी ने बैठा दिया कि जज इज गिल्टी, अब वो मोशन होगा किसके लिए? अब मोशन जाएगा पार्लियामेंट में। The motion must be passed by both houses of parliament by special majority, 50% of total membership of the house and 2/3 of member present and voting.
once passed by both of the parliament houses of parliament, an address is presented to the president for the removal of judges. इस चीज में एक चीज हमें निकल के आई है नटशेल में कि रिमूवल प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को. बहुत चेक एंड बैलेंस बना के रखा हुआ है. पहले तो एक मोशन पास होगा, सॉरी 50 मेंबर्स और 100 मेंबर्स, देन एक कमेटी बिठाई जाएगी. एक और चेक है, अगर कमेटी ने सपोज करो बोल दिया कि ही और शी इज गिल्टी, उसके बाद विद स्पेशल मेजोरिटी वो पास होगा, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज रिमूव होगा. और इससे एक और बात भी पता चलती है, दैट इज दिस प्रोसेस इज टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी अपने डिसीजन को विदाउट एनी फेयर और एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर पाए. ये प्रोसेस उसके लिए भी है. उस दोनों का प्रोसेस है. एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सेकंड इज दैट प्रोसेस इज ड्यू. व्हाई? बिकॉज जजेस हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. उसके लिए ये मेन है कि आपके इतनी प्रोटेक्शन आपके पास होनी चाहिए. अच्छा, अभी तक आपको पता है कोई रिमूव नहीं हुआ है जज. ये शायद पहला हो सकता है अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया पहले से. उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि रिजाइन कर दो, अभी तक उन्होंने बोला नहीं है. अगर वो मोशन नहीं रिजाइन करते हैं तो ये मोशन इज फॉर श्योर पास हो जाएगा विद मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब रिजाइन करेंगे वो आगे उनके डिपेंड है, करते हैं कि नहीं करते. ठीक, चले जाइए. दैट इज जस्टिस जशवंत वर्मा केस एंड नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ठीक है, ये वही है आपका पैसे वाला. नेक्स्ट आ जाइए कोलिजियम सिस्टम. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ना मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कोलिजियम सिस्टम वाला, कोलिजियम सिस्टम क्या होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन. कोलिजियम सिस्टम इज सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग और, या फिर मैं लिख सकता हूं रिकमेंडिंग जजेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. इसको बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम. ठीक, अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट नहीं देखना तो रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिकमेंड ही करता है एग्जीक्यूटिव को, उसके बाद सिलेक्शन होती है. ठीक है ना. और मैंने अब बताया था आपको इसके बारे में, अगर मना कर दे एग्जीक्यूटिव कि हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, वो फाइल किसके पास जाएगी? फिर से कोलिजियम के पास. कोलिजियम ने XYZ पर्सन को बोला कि आप हो जाइए अपॉइंट. अब उसने मना कर दिया, एग्जीक्यूटिव ने मना कर दिया कि हम नहीं इसको करेंगे अपॉइंट. फाइल जाएगी फिर से सॉरी कोलिजियम के पास. अब कोलिजियम के पास दो ऑप्शंस है, या तो फाइल वापस ले ले, एग्जीक्यूटिव ने बोला होगा कि ड्यू टू दिस रीजन वी विल नॉट एक्सेप्ट योर रिकमेंडेशन. कोलिजियम ने पहले बोले ओके वी आर टेकिंग बैक द रिकमेंडेशन, हमें भी इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये चीजें. लेकिन अगर उसने फिर से रिकमेंड कर दिया, अगर उसने फिर से सेम नाम रिकमेंड कर दिया, देन एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट दैट जज. लेकिन इसमें भी एक लूप होल निकाल लिया. वो लूप होल ये है कि टाइम बाउंड नहीं है. XYZ टाइम तो क्या करती है, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव बैठी रहती है रिकमेंडेशन पे, वो अपॉइंट ही नहीं करती, क्योंकि मेंशन कहीं भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ में, कि कितने टाइम में जज को अपॉइंट करना है. तो वो अपॉइंट करते नहीं है, वो फाइल लेके बैठे रहते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बोलता है कि आप फाइल पे एक्शन जल्दी लीजिए. ठीक है ना. तो ये भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द कोलिजियम सिस्टम. ये बना रहता है जब उसको नहीं अपॉइंट करना होता. जब NGAC किया, वो किया था, उसको रिमूव किया था, तो इन्होंने फिर एब्सेंट तो ऑब्वियसली एक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि कोलिजियम भी अपने आप में बेस्ट ऑप्शन नहीं है. NGAC में तो उन्होंने निकाला था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो कि उस टाइम तक एक, जब तक फाइनल नहीं हो जाता कि कौन सा प्रोसेस होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, उस टाइम तक एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर चलेगा.
जिसके बिहाफ पे जजेस सिलेक्ट होंगे। उसमें चेंजेस नहीं थे इतने ज्यादा, उसमें बस इंक्वायरी होती थी क्या क्या होगा। उस वो मेमोरेंडम ऑफ वो एक टेम्पररी था, लेकिन वो अभी परमानेंट ही हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एनजीएसी पे भी क्वेश्चन नहीं किया, कुछ दोबारा से लेके नहीं आए हैं, और कोलिजियम को भी रिफॉर्म नहीं किया है। तो वो था मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, द गवर्नमेंट कैन आल्सो रेज ऑब्जेक्शंस एंड सीक क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग कोलिजियम चॉइसेस फर्स्ट, but if the collegium reiterates the same name, the government is bound to appoint them to the post. ठीक। और सेकंड जजेस केस ने क्या स्टैब्लिश किया? कोलिजियम। ये आप लिख लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना फर्स्ट और थर्ड, इसमें सिंपल है सेकंड जजेस केस। नेक्स्ट आ जाइए, जजेस अब क्रिटिसिज्म ऑफ व्हाट? कोलिजियम सिस्टम। फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सिंपल, अपॉइंटमेंट क्यों हुई है, किस बेसिस पे हुई है, वी डोंट नो। नेक्स्ट इज जुडिशियल वैकेंसीज। हाई कोर्ट में अभी भी अराउंड 20 to 30% वैकेंसी चलती है। हाई कोर्ट्स में अभी भी 20 to 30% वैकेंसी है। नेक्स्ट देखिए, चार्जेस ऑफ नेपोटिज्म। जज को जो कोई दोस्त है या फिर रिश्तेदार है, वही उसको जज को रिकमेंड करता है। क्योंकि इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन बेसिकली है क्या, मोटी मोटी। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है? 10 साल एडवोकेट एंड 5 years। अगर मैं बोल दूं कि चलो जज नहीं है, लेकिन 10 year एडवोकेट वाला बहुत बड़ा क्लॉज है। क्योंकि जो भी बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास 10 साल का हाई कोर्ट के जज के एडवोकेट का कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा क्लॉज है, और इसी में छुपी होती है नेपोटिज्म वाली कहानी। और उनको पता है कि इनको अपॉइंट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जजेस के रिश्तेदारी होते हैं, कोई किसका बाप होता है, कोई किसका भाई होता है। तो यहाँ क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल आपको जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट जज बनने के एलिजिबल। बहुत सिंपल सी अपॉइंटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द चेक एंड बैलेंसेस। जुडिशरी इज अपॉइंटिंग जुडिशियल मेंबर्स इटसेल्फ। तो इसमें चेक कोई नहीं है। चेक होता है कि आप एक डिसीजन लिया जाता है, दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है वो उसके डिसीजन को चेक या बैलेंस में रखेगी। इसमें कुछ नहीं है। पावर किसके पास है? कोलिजियम सिस्टम के पास। ठीक, और कोलिजियम सिस्टम ये पॉइंट करेगा जजेस को, इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल इतना बड़ा नहीं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ जजेस। करंटली द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट डिस्क्लोज द रीजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ जजेस। आप कभी भी जज का ट्रांसफर देखेंगे ना, उसमें रीजन कभी नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है कि कोई ना कोई पनिशमेंट मिली है। कई बार होता क्या है कि बड़े हाई कोर्ट से किसी छोटे हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है, या फिर बड़े बेंच से किसी दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये माना जाता है कि डेट इज ड्यू टू पनिशमेंट। कोई ऐसा फेवरेबल उनको नहीं, जुडिशरी को अच्छा लगा कि डिसीजन आया है, तो वो क्या करते हैं, किसी छोटे हाई कोर्ट में भेज देते हैं। क्योंकि याद रखना, हाई कोर्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट। चाहे वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो, हाई कोर्ट आर इंडिपेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट भी डिपेंडेंट नहीं है। ये लाइन याद रखना, हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन टर्म्स, सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सारे हाई कोर्ट्स इक्वली होते हैं, इसमें चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब एक जैसे ही है। तो आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और रीजन आप डिस्क्लोज नहीं करते। चलिए ये रहने दीजिए, अब आ जाइए आप ट्रांसफर ऑफ जजेस पे। ये पूरा उसका ही है, क्या क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या क्या था। पैसे मिले थे, आपने पढ़ा ही होगा कि पैसे मिले थे। ट्रांसफर ऑफ जजेस पे आ जाइए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज टू अनदर हाई कोर्ट as stipulated in article 222 of the constitution।
इसमें भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किससे, तो सीजीआई और किससे, कोलिजियम से। इसमें वैसे तो ट्रांसफर में तो सीजीआई को ही पॉइंट बोला जाता है, लेकिन अगर आपको अपॉइंट करना है तो कोलिजियम सिस्टम आपको, यू आर बाउंड टू कंसल्ट द कोलिजियम सिस्टम, ठीक है ना, उसी का एंड होता है जहां पे उसने बोल दिया आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए जुडिशियल रिफॉर्म्स। देखिए अगर आपको बड़ा फ्रेमवर्क आज जुडिशियल रिफॉर्म्स का इन अ बिगर कॉन्टेक्स्ट, कि जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए क्यों, वाई वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, अगर ये बड़े कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, उसमें क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा है, सपोज मानिए कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा है, वैसे आ जाए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों नीडेड है। एक तो होता है चलो कोलिजियम को लेके आ गया, वो आपको बता दिया, एक एनजीएसी को लेके आ गया, लेकिन एक वाइडर फ्रेमवर्क में आ गया कि व्हाट, व्हाई वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स। एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस हमेशा ही आएगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़, समझी। नेक्स्ट, वो वो बाद में जुडिशियल रिफॉर्म्स, वैकेंसीज, पहले इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो इंस्टीट्यूशन में है ज्यादा है। ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में, ये बहुत वेग है। नहीं वो भी नहीं है, अपॉइंटिंग प्रोसेस है। आप पहले, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर है। जब हम कभी बोलते हैं ना कि देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, उसका मतलब अपॉइंटिंग प्रोसेस क्या है, पैसा कहाँ से चलता है, कौन सा लॉ फॉलो होता है, ट्रांसपेरेंसी, या फिर आप देखिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस। इसी का आगे एक और पॉइंट बन जाएगा, कौन सा, लैक ऑफ चेक एंड, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, रिलीजियम सिस्टम ही अपॉइंट करता जजेस को। और जस्टिस वर्मा के केस में आपने क्या जो हुआ है उसमें क्या है, जस्टिस वर्मा के केस में आपने कौन सा पॉइंट निकाला कि देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पैसा कहां से आया, उस कोई एफआईआर नहीं है, अब सुप्रीम डिसाइड कौन कर रहा है, इम्पीच कैसे होगा, पार्लियामेंट, कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास पैसा पकड़ा जाए, आप पे एफआईआर होगी, ठीक, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इस केस में नहीं हुआ, तो एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। ठीक, इसको ही आप लिख लेना। नेक्स्ट पेज आ जाइए। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, इसका भी बहुत शोर मच रहा है आजकल, जिससे पैसा पकड़ा गया है इसके भी ऊपर ज्यादा आ गया है। हाँ जी, आपने सुना होगा ना बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में आया था ये, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी द बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नहीं नहीं ठीक, और पहले में भी आ गया था जैसे, केशव नंदा केस में भी बोला गया था, केशव नंदा केस में भी बोला गया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिक पार्ट। और ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू, कौन से, कभी भी जज ऐसे लिख लेना, उसका मेन जो लॉजिकल कंक्लूजन क्या था उस जजमेंट का, एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू पहले आ गया था इससे, राजनारायण केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, उसमें बोला गया था जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो बेसिक
स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखना दो चीजें कॉम्प्लीमेंट करती है, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर और दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ व्हाट। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। हाउ? बेसिक स्ट्रक्चर कौन, हाँ जी बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर इन्वेंटेड बाय जुडिशियल सिस्टम, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करेंगी आपस में, एक चीज खत्म होगी दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन एक याद रखना, ये सब जगह लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास हर वो पावर है, वो कुछ भी अमेंड कर सकती है। कई बार आपके टेस्ट पेपर में लिखा होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड, लिखा जाता है, उसको बहुत सारे लोग करेक्ट मानते हैं और करेक्ट भी होती है, लेकिन इन रियलिटी पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी लॉ, इवन द बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों? पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली। स्टेटमेंट में गलत है कि सही है, बताइए अब है? क्यों नहीं? देखिए इन रियलिटी वो तो कुछ भी अमेंड कर सकता है अगर उसका प्रोसेस सही है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, बट जब बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट बोल रहे हो, वो डिसाइड कौन करता है? कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं, आपने पढ़ा होगा वन नेशन वन इलेक्शन, पढ़ा है? इसकी आजकल कमेटी के पास बिल है, स्टडी हो रहा है। इसका मेन जो क्रिटिसिज्म है डेट इज व्हाट? अटैक ऑन फेडरल, यही माना जाता है। एंड फेडरल स्ट्रक्चर इज बेसिक, सॉरी फेडरल सिस्टम इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बिल जो पास हो जाएगा, मेजोरिटी है, अगर ये बिल पास हो गया, अब डिसाइड करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट बाद में कि इसने बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया है या नहीं। और दूसरा बहुत कॉमन एग्जांपल है एनजीएसी, उसने मेंट तो कर ही दिया था ना, चाहे शॉर्ट पीरियड के, उसके पास पावर थी, उसने मेंट किया। बाद में जुडिशरी ने बोला कि ये तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप अमेंड नहीं कर सकते, ये बाद में बोला गया। सो इन रियलिटी पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करेगा, उसके पास पावर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या लेता है उस पर डिसाइड करेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड, कहीं पर डेफिनेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो डिफाइन कहीं नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाए, कहीं पे लिखा होगा कि नहीं कर सकता, कहीं पे लिखा हो कर सकता है, लेकिन डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें कंफ्यूज मत, दोनों ही को आप करेक्ट मान के चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। क्या वो पेपर में वो, अगर तो लाइन सीधी है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज करेक्ट, उसको करेक्ट मान के चलना, उसको इनकरेक्ट मान के मत चलना, ठीक है ना। लेकिन आप ये भी लाइन करेक्ट है, अगर इंडिविजुअल लाइन आ जाए कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी कंफ्यूजन है, कईयों ने गलत मानते हैं इसको, कई टेस्ट पेपर और कई टेस्ट पेपर को सही मानते हैं। बस फर्क होता है उसने किस व्यू से देखा है, कि उसने बेसिक स्ट्रक्चर के व्यू से देखा है या फिर इसने नॉर्मली देखा है। नॉर्मली डेट इज करेक्ट कि कुछ भी अमेंड हो सकता है, पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं है, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा? ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। सबसे पहले आर्टिकल देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। आर्टिकल 312 allows for creation of all India judicial services similar to central civil services through a Rajya Sabha resolution supported by 2/3 majority, and that power is exclusively of राज्य सभा, तो लोकसभा के पास पावर नहीं है। पॉइंट देखिए पहला, आर्टिकल 312
आर्टिकल कौन सा है ये, राज्यसभा वाला? वो स्टेट लॉ वाला है आई थिंक। किन ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ कैन राज्यसभा कैन legislate on a state aspect bill, state वो वाला आई थिंक दैट इज 249 आई थिंक 249 पक्का नहीं पता। नेक्स्ट इज आर्टिकल 3123 restrict AIGS to district judge level post and above as defined in article 236. Article 236 include various judicial positions like city civil court judges, additional district judges and session judges. एक इसमें आर्टिकल और लिखिए, दैट इज आर्टिकल 233, जो कि डील करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ। आपके हाई कोर्ट जज अलग हो गए, सुप्रीम कोर्ट अलग हो गए, और डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक हो गए। डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है अंडर आर्टिकल 233? गवर्नर? हाँ नहीं, गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, स्टेट और गवर्नमेंट में गवर्नर अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक। अच्छा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का मैं बताता हूँ मोटा मोटा, इसका आइडिया क्या है, बहुत सिंपल है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें आईपीएस आईएएस, उसी के बिहाफ पे एक पेपर होगा सेंट्रलाइज्ड, जो कि यूपीएससी को दे दिया जाएगा, किसी को भी दे दिया जाएगा। उसी के बिहाफ पे जैसे आईएएस मिलता है, इस स्टेट को इतना, इस स्टेट के पास रैंक है, उस वैसे ही अब जुडिशियल क्या होगी, अपॉइंटमेंट्स होगी बेस्ड ऑन अ सिंगल रिक्रूटमेंट सिस्टम। जैसे कि आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का होता है, वैसे एक जुडिशियल पेपर होगा जुडिशरी का ऑल इंडिया लेवल पे, जिसके बाद अपॉइंटमेंट होगी इसकी जजेस की फॉर द पोजीशन दैट इज लोअर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। याद रखना ये वाला आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 3123 देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है आर्टिकल 3, सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का सेकंड पॉइंट, AIJS, sorry, Article 312 restrict AIJS to district judge level post and above as defined in Article 236। समझ में आया? जो आपकी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से सिलेक्शन होगी, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से नीचे वाले में होगी। डिस्ट्रिक्ट जजेस कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। समझ में आया? सपोज करो ये है ना, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके नीचे वाली जो पोजीशन है, जो पीपीएससी एग्जाम लेता है कई बार, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वाला, वो वाला कई बार लेता है, वो पोजीशन इससे फिल होगी रेदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज की कंडीशन क्या है, 7 ईयर, 7 साल पहले उसको कहीं पे एडवोकेट या लीडर बनना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सिलेक्शन होती है ना डिस्ट्रिक्ट जज। तो AIJS यहाँ पे फर्स्ट में पोजीशन फिल करेगा, उसके बाद आपकी प्रमोशंस होती हैं, उसके बाद आपको जो करना है वो बात का प्रोसेस है। लेकिन AIJS will only recruit judges below the level of district judges। अब इसमें स्टेट्स का बड़ा पंगा है क्या? States are against AIJS, all states। One is federal structure, second states are against the idea of all India judicial services। स्टेट्स बोल रही हैं कि हर एक स्टेट का लॉ डिफरेंट होता है, एक सेंट्रलाइज नहीं बनाया जा सकता, हर एक स्टेट का लॉ डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज द लैंग्वेज बैरियर। अ पर्सन फ्रॉम पंजाब इफ अपॉइंटेड एज अ जज इन साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपने ध्यान से देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या फिर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स में
आजकल अब नेटिव लैंग्वेज यूज की जाती है रेदर देन इंग्लिश। अभी तो हाई कोर्ट्स में भी इंग्लिश नहीं यूज करते। हाई कोर्ट्स में भी अब इंग्लिश, अब जो एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इंग्लिश दैट इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी आजकल जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वही यूज करते हैं, जजेस हो चाहे एडवोकेट्स। वो सुप्रीम कोर्ट में ही इंग्लिश आजकल यूज हो रही है। तो वही बोल रहा है कि पर्सन फ्रॉम पंजाब गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट, वहां लैंग्वेज वहां की नहीं समझ पाएगा। वहां के जो ट्राइबल कल्चर है उसको उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद कोई वो उस पर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा फॉर द स्टेट्स। कोऑर्डिनेशन इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहती है? दोनों के पास रहती है वैसे तो, सेंटर एंड स्टेट। लेकिन सेंटर चाहे तो बुला सकता है किसी भी टाइम, और ये पावर किसके पास चले जाएगी फिर? सेंटर के पास, जो कि स्टेट्स को मंजूर नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नीड देख लीजिए, टू मेक इंडियन जुडिशरी मोर इंक्लूसिव। इसमें जो भी आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, सिमिलर वो अप्लाई हो जाएगा जुडिशियल सर्विसेज। क्योंकि हायर जुडिशरी में सबसे बड़ी कंप्लेंट एक और है, वो नहीं, उसमें तो है नहीं वैसे तो, वो तो दैट इज नॉट एग्जाम, दैट इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंडर रिप्रेजेंटेशन है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, एस सी, एस टी वुमेन। आई थिंक सिर्फ 2 वुमेन है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में लेस देन 10% आर वुमेन। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 15% कोटा एस का, 8% आई थिंक 8% कोटा है सब कितने एस टी का, 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस एंड रेस्ट इज फॉर जनरल। तो अब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी प्रॉपर, जो भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, अब इसमें आ जाएगी। अच्छा, अब इसी के बेस में प्रमोशन होगी तो प्रमोशन में भी लग जाएगा रूल बुक। तो ऐसे जो कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में इंक्रीज होता रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आ जाइए, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आप देख लीजिए जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जो पीपीएससी लेती है, बहुत ज्यादा धांधली है उसमें। यूपी वाला केस आपने सुना है? यूपी में हुआ था, उसका तो बहुत शोर मचा था है? अभी अभी हुआ है। उसमें एक बच्चे बच्चे को लगा मेरी सिलेक्शन होने वाली है, उसको पता था, इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी सिलेक्शन होगी, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। उसने कोर्ट गया, कोर्ट से उसने बोला कि मेरी कॉपी निकाल के दो पहले, तो मैं देखूं इसमें चेकिंग क्या। कॉपी चेंज होगी थी। कॉपी जो यूपी पीसीएस का जो जहां पे चेक होती है, उसने ये बोला कि ये तो मेरी कॉपी नहीं है, मेरी तो कॉपी कोई और है। वहां से उन्होंने फिर जुडिशरी, लेकिन उन्होंने रद्द तो नहीं की, अभी वो केस पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने माना कि अब जो जजेस आ गए हैं, अब उस पर तो उनकी इंटेग्रिटी पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शीट चेंज हो गई थी उसकी पूरी। अब पीपीएससी के सामने नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन जब भी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो पीपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा धांधली होती है। राजस्थान में तो हर होती पक्का ही होगी, हरियाणा में भी होगा। बस ताही कहते हैं कि अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज यूपीएससी में कम से कम आपको विश्वास है कि ठीक होगा। उसमें भी इश्यूज है लेकिन कम से कम वो थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है, राइट। नेक्स्ट इज एन अल्टरनेटिव टू द कोलिजियम सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, अ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस विच डिटेल्स इन द पब्लिक डोमेन इज मोर अप्रिशिएटेड एंड accepted देन क्लोज डोर मीटिंग्स ऑफ अ कोलिजियम। ठीक है ना। कभी भी याद रखने की लाइन होती है कि एक होता है जस्टिस मिलना, एक होता है जस्टिस मिलते हुए दिखाई देना। इसमें दो बहुत फर्क है। एक और होता है कि फ्री, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बट अगर परसेप्शन चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल जो अभी इश्यू चल रहा है वोटर लिस्ट को लेके, अगर परसेप्शन चेंज हो जाए पब्लिक की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है,
प्रैक्टिकली वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, परसेप्शन बन जाए, तो ये ज्यादा खतरनाक है रेदर देन डेट प्रोसेस। और वैसे ही जुडिशरी में कि दिखना चाहिए, होता है अलग है, बात है वो, बात की बात है, लेकिन दिखना भी, अगर भरोसा उठ जाता है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, दैट आर वेरी डेंजरस। जैसे भी वोटिंग लिस्ट में हो रहा है, आप विश्वास नहीं करते हैं, वो फिर वो ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं रेदर देन एक्चुअल अगर हो रहा है नहीं हो रहा हमें नहीं पता। सपोज करो फ्री एंड फेयर ही है, बट अगर क्वेश्चन मार्क है, उसके इम्प्लीकेशंस इन द लॉन्ग टर्म आर वेरी डेंजरस। नेक्स्ट आ जाइए, एनजीएसी भी आपको करना है, मैंने कराया भी था आपको लास्ट टाइम। एनजीएसी, हाँ जी, इश्यूज क्या क्या है एक बार फिर से कर लेते हैं। व्हाट आर द इश्यूज एनजीएसी के? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी टू रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम, यही था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, राइट? हाँ जी, अंडर अमेंडमेंट 99 अमेंडमेंट। हाँ जी, इसके इश्यूज क्या थे मोटे मोटे? मैंने आपको रूल बताया था। मैंने आपको रूल बताएगा, हमेशा स्टार्ट करना है। सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो, किसको वॉयलेट करता था? डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज व्हाट? सबसे पहले मैंने बताया था कि वो आएगा। सबसे पहले किसको करता था वॉयलेट? किसको करता था? बेसिक स्ट्रक्चर। अब आ जाइए, अब इसी से अगला पॉइंट बना सकते हैं आप। हो गया। अब है अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसी का दूसरा पॉइंट है। कभी भी पॉइंट कंबाइन नहीं करने हैं, ये आदत डाल लो। एक पॉइंट को, एक पॉइंट में तीन चार पॉइंट ऐड नहीं करने हैं, वो ऐड तभी होंगे जब ज्यादा डायमेंशन पूछे और स्पेस कम हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक दो डायमेंशन है पेपर में, बॉडी पार्ट में, तो कभी भी पॉइंट कंबाइन नहीं करने हैं, कभी भी। इसी से दूसरा पॉइंट, अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाँ जी, और अगेंस्ट, यहीं से निकलेगा सारा। हाँ जी, डेडलॉक कैसे? यार आज बॉक्स में देखिए, की फीचर्स में आइए, वीटो पावर किसके पास है? एनी टू मेंबर्स कुड ब्लॉक अ रिकमेंडेशन इफ दे डिसएग्रीड। सही है। अब इसके जरा कंपोजिशन देखिए। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, नेक्स्ट इज टू सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, बल्कि तीन जज हो गए टोटल। अब नेक्स्ट आ जाइए, यूनियन लॉ मिनिस्टर, एंड नेक्स्ट इज टू एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी selected by a committee of CGI, PM and leader of opposition। मोटा मोटा देखा जाए, तीन जुडिशियल मेंबर्स, तीन नॉन नॉन जुडिशियल। ठीक। अब वीटो पावर किसके पास आ जाएगी? वीटो कौन वीटो कर सकता है? एनी टू मेंबर्स। अगर सरकार को वीटो करना हुआ, एक तो खुद हो गया जो आपका मेंबर है, आपका यूनियन लॉ मिनिस्टर, उसके बाद उसको दूसरा पर्सनैलिटी देखनी है कोई भी। दो बंदे वीटो करेंगे, यूनियन सपोज करो गवर्नमेंट को वीटो करना है, वो एक अब खुद हो जाएगा, और दूसरा यहां से जो टू एमिनेंट पर्सन है उसमें से एक को बोल देगा कि तुम वीटो कर दो। जिससे क्या क्रिएट हो जाएगा? डेडलॉक। क्योंकि दोनों नहीं मानेंगे, हर एक, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई इसको नहीं सिलेक्ट करना है, तो वो वीटो कर देगा। तो ऐसे में डेडलॉक इंक्रीज होता रहेगा, इसका कोई वो सोल्यूशन नहीं बनेगा, इसमें डेडलॉक होता जाएगा। ठीक है ना? चलिए, वीटो पावर, देन इज डेडलॉक। फेवरेटिज्म हो सकता है इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा चेक ज्यादा आ गया। अब वो कोलिजियम वाला जो फेवरेटिज्म का आरोप है, वो कोलिजियम पे लगता है, क्योंकि उसके पास चेक एंड बैलेंस है ही नहीं कोई। जो उसने बोल दिया कि ये फाइनल है तो फाइनल कर देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंसेस।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कर लेते। आपको पता है कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। So what about district court? लिखा नहीं हो इसमें। हम बोलते हैं ना कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर इंडिपेंडेंट एंड दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये माना जाता है। व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? पहले हमेशा कॉन्टेक्स्ट में होता था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती, लेकिन एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट के जिसने उसने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज आल्सो, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इंपॉर्टेंट क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? वाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंपॉर्टेंट? और इनकी अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि recently Supreme Court has said that independence of judiciary is a, sorry, independence of district judiciary is a basic structure of constitution। ठीक, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कोई भी लोग पहले अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाते हैं फर्स्ट। हाँ जी। हैंडल, दूसरा क्या है? हैंडल मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मोर देन 4 करोड़ केसेस। और इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं, सिविल क्रिमिनल हर टाइप के केसेस में आते हैं। हाँ जी। और ओरिजिनल, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स। नेक्स्ट, इसके पॉइंट्स बनाइए जल्दी। अब थोड़ा लेके आइए, थोड़ा आर्टिकल्स को लेके आइए। मैंने हमेशा बोला आर्टिकल को लेके आइए। हाँ जी, आर्टिकल लेके आइए जल्दी। कभी भी मैंने हमेशा बोला है पॉलिटी के क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स में आर्टिकल दिखने चाहिए। लिंक करिए आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल हो सकते हैं? हाँ? आर्टिकल, आर्टिकल, हाँ जी। सिग्निफिकेंस, मैंने पूछा सिग्निफिकेंस। स्पेसिफिक आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ विद एंड राइट टू लाइफ विद, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल और जस्टिस। वो नहीं ਹੁੰਦਾ अलग गल है, बट तुसी लिखना है आर्टिकल, थानू वहां पे दिखने चाहिए। लिंक करना होता है, ऐसा नहीं कि पूरा आर्टिकल लिखना, कहीं ना कोई तो लिंक मिलेगा ना आर्टिकल का। ठीक है ना? हाँ जी। और बट सिग्निफिकेंस, व्हाट इज सिग्निफिकेंस? आर्टिकल मेंशन करो, व्हाई आर्टिकल 39 है मेंशन करो। लीगल एड क्यों नहीं मेंशन कर देते तुम? फॉर एग्जांपल, दूसरी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर एफिशिएंट है, ठीक है, लोक अदालत, वो तो एडीआर हो गया। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्यादा एफिशिएंट है तो जो लिटिगेशन है टूवर्ड गोइंग टूवर्ड्स द हायर, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी इफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर मोर एफिशिएंट। ये वाला है। तो आपको पॉइंट खुद को बनाने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कभी नहीं पढ़ेंगे अलग से, किसी भी बुक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको नहीं मिलेगा, और पेपर में भी नहीं। बहुत अगर आ भी जाए तो आप खुद पॉइंट्स बना। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स मेंशन करिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मेंशन करिए थोड़ी बहुत, वहां से पॉइंट्स निकालिए। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाइए, चेक एंड बैलेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, चेक एंड बैलेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक एंड बैलेंस? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है और इसका भी, चेक एंड बैलेंस। हाँ जी।
एग्जैक्ट डेफिनेशन खुद बना लो, जरूरी नहीं है कि आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन? आपने क्या बोला? लिमिट्स और दूसरा? हाँ, अब बताइए, अब इन वर्ड्स को यूज करके डेफिनेशन बताइए। चेक एंड बैलेंस की बहुत डेफिनेशन है, सबके पास अलग अलग डेफिनेशन है। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बोला था? लिमिट। चेक एंड बैलेंस में मतलब है कि पावर इज डिवाइडेड, मतलब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें भी तीन ऑर्गन है। हाँ जी, अब आप बताइए इसमें क्या ऐड करेंगे जो आपने बोला। इन सच अ वे, मैं लिख देता हूं, इन सच अ वे। अब इसमें तीन चार होंगे, आप बताइए लिमिट्स। इन सच अ वे दैट पावर इज लिमिटेड इन ईच ऑर्गन। पहली, इसमें भी दूसरी ऐड कर सकते हैं, दैट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स सो दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन enjoys अनलिमिटेड पावर और एब्सोल्यूट पावर। बहुत सिंपल डेफिनेशन, इसको रटने मत बैठ जाना, खुद अपनी एक तैयार कर लेना। बहुत सारे अगर तीन वर्ड चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन पावर, आर्बिट्रेरी, या फिर लिमिटेड, या फिर अनलिमिटेड पावर। अब इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं आप, बस ये देखना कि पावर लिमिटेड होनी चाहिए हर उसके पास। ठीक, ठीक। एंड कौन से इसमें है आर्टिकल नंबर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल आर्टिकल 50 ऑफ, एक क्वेश्चन आ रखा है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आर्टिकल 50 है, डेट इज डीपीएसपी। ये डीपीएसपी का रूल है, ये पूछ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी यूपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। आर्टिकल 50 इज सेपरेशन ऑफ, बहुत सिंपल है आर्टिकल। मैंने तो ऐसे किया था, 1 to 49 अलग कर लो, 50 सेपरेट करता है 51 to 100, मैंने तो ऐसे कर लिया था। 50 पास आराम से आ गया। ये पूछा जाता है कई बार कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये दूसरे ढंग से पूछ लेगा, इज द व्हाट मेंशन्ड इन फंडामेंटल राइट्स, इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, इज अ डीपीएसपी और व्हाट, ये आपको अलग से आएगा। तो ये डीपीएसपी है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाँ जी, अब हमने किया है चेक एंड बैलेंस, राइट? चेक एंड बैलेंस किया है, दैट मीन्स जुडिशरी पे चेक है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव पे चेक है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का, और ऐसे ही कई बार लेजिस्लेटिव पे चेक होता है एग्जीक्यूटिव का। और इसमें दो और बात याद कर लेना, एग्जीक्यूटिव को नैरो सेंस में नहीं लेना है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट इन द नैरो सेंस, उसको प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड कर लेना, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव डजंट मीन कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, टेबल ऐसे बनाएगा, लेजिस्लेटिव। हाँ जी, इसमें बिना आर्टिकल के इसको बना के मत आ जाना। तीन चार आर्टिकल क्वेश्चन में दिखने चाहिए, आंसर खुद ही मिलता, नंबर आते हैं खुद भाई, आर्टिकल दिखने चाहिए। हाँ जी, अब बताइए, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। हाँ जी, फ्रेम कौन करता है लॉ? ठीक, चेक कौन करता है इसको? अंडर आर्टिकल, जुडिशियल रिव्यूज अंडर आर्टिकल 13।
जुडिशियल इज जुडिशियल रिव्यू मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? कोई मेंशन नहीं है। और याद रखना इसमें दो टर्म आती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिटली मेंशनड है, हमें उससे मिल जाता है कि हाँ मेंशनड है। इसका चेक कैसे होगा जुडिशरी, और जुडिशरी पे कैसे चेक करता है लेजिस्लेटिव? जुडिशरी पे चेक लाना है हमें। वी हैव टू चेक जुडिशरी बाय लेजिस्लेटिव। एक तो इसने मान दिया कि हमने एक लॉ को खत्म कर दिया, फॉर एग्जांपल एनजीएसी, दैट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेड बाय पार्लियामेंट, वी आर स्ट्रकिंग इट डाउन अंडर आर्टिकल 13। यहाँ पे चेक बन गया। उसको चेक कैसे, अब जुडिशरी को चेक कैसे करते हैं? सीमित अब है अभी जो केस या रिमूवल ऑफ जजेस, आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का आर्टिकल 120। हाँ जी। अब हम एग्जीक्यूटिव और किसका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का करते हैं। हाँ जी, जुडिशरी कैसे चेक लगाता है एग्जीक्यूटिव पे? हाँ जी, अब जुडिशियल रिव्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, कई बार लॉ नहीं पास किया जाता है, ऑर्डर निकल के आता है। हाँ जी, कोई एग्जांपल? हाँ जी, हुणे होया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंजाब। लैंड पूलिंग पॉलिसी स्टे किसने की है? हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके बाद उसने टाइम मांगा, उसके बाद विड्रॉ किया, अलग बात है। वो कैसे चेक करेगा? अब और इसमें मैंने बोला अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट को लिख लेना, वाइडर पावर एग्जीक्यूटिव इज अ